आज की जो हमारी क्लास है ये मैं कुछ आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं ज़्यादा। बस आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है। जी। तो ये हमारा जो कोर्स है ना, अरबिक सीयूईटी पीजी का। तो जी। मैं पहले आप लोगों से ये जानना चाहूँगा थोड़ा सा। तो इंट्रोडक्शन आप लोग अपना अपना दे दीजिए ताकि मुझे पता चले कौन कहाँ से है। तो उससे क्या होता है, मुझे पढ़ाने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है। तो अपना बैकग्राउंड बता दीजिएगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनके उनको पढ़ाने के लिए अलग स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी पड़ती है। और जो मदारिस से पढ़ के आए हैं उनके लिए आसानी होती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों का बैकग्राउंड ज़रूर जानना चाहूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले तैयब साहब, मोहम्मद तोयब, आप अपने बारे में बताएं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दें अपना। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। जी सर आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलें आप। जी, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। मैं जी। जम्मू कश्मीर से रहने वाला हूँ। अच्छा। ग्रेजुएशन जी, कहाँ से है आपकी? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरा ये लास्ट सेम चल रहा है अभी, तो मैं डिग्री कॉलेज पुंछ से हूँ। मैं जम्मू कश्मीर में लास्ट में एक स्टेट आती है, उसके डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ पहुँच से। तो आपने मदारिस से तालीम हासिल की है या आपका बैकग्राउंड क्या है ग्रेजुएशन से मैं पहले का? स्कूल भी है और मदारिस भी है। अच्छा, तो आपने आलमियत की है? नहीं नहीं, मैंने बस थोड़ा बहुत मदरसे में पढ़ा है। बहुत कम, मतलब ज्यादातर स्कूल ही में पढ़ा है। अच्छा। क्योंकि घर चल- का माहौल है जो वो मदारिस के साथ ज्यादा मुंसलिक था, तो इसीलिए। हम्म। जी जी। बेहतर है। जाहिद अहमद लोन साहब, नाम से तो आप जी, भी अस्सलाम कश्मीर वालेकुम से ही हैं। वरहमतुल्लाह। जी जी, मेरा ताल्लुक भी कश्मीर से है। जी कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से। जी। जी, मेरा जो तालीमी बैकग्राउंड है वो, मैंने स्कूलिंग की है, और मुझे अरबी लुगत से थोड़ा इम्तियाज था कि मुझे इसमें बहुत शौक था। और मैंने कॉलेज बैकग्राउंड से, हम्म। अभी मैं फिफ्थ सेम में पढ़ रहा हूँ, और मेरा जो सब्जेक्ट मेजर है वो एज ए अरबी है। अच्छा, अरबिक सब्जेक्ट है आपका मेन, है ना। जी जी। चलें, बेहतर है। और ये अक्सा मुगल, आप बताएं। जी, आवाज नहीं है। चलें, खैर। शबनम फिरदौस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जी बताएं। जी सर, मेरा नाम सबीना है। जी। मैं सर जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। आप भी पहुंच सही हैं। जी सर, आपका ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से अच्छा, लास्ट में। बेहतर है। आपने मदारिस से भी तालीम हासिल की है? जी सर, जो पहले 10th तक मैंने जामिया जिया उलूम अतरका की ब्रांच से 10th तक वहाँ हम्म। से 10th तक। और उसके साथ साथ इस्लामियात की तालीम भी थी। तो क्या? अरबिक की है मेजर से, स्टार्टिंग से ही है। क्या नाम, बेहतर है। उसके बाद और कौन है? मेराज अहमद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। जी सर, मेरा नाम मिराज अहमद है। मैं जो आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने जी, आलिमियत और फजीलत इस्लाह से हासिल की। इस्लाह से, है ना। अतरकुल इस्लाह जी। और ग्रेजुएशन जामिया आपका? आजम। ग्रेजुएशन इस वक्त मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हाँ यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ हाँ। वहाँ से भी मैं कर रहा हूँ ग्रेजुएशन। अभी कंप्लीट हुआ नहीं, हमारा थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, फोर्थ चालू है। अच्छा, अभी फोर्थ ही है आपका, तो आपका तो जी 26 में कंप्लीट होगा। जी सर जी। तो अभी तो आप एलिजिबल भी नहीं है सीयूईटी के लिए। जी सर, अब ज्वाइन कर लेता हूँ तो बेहतर रहेगा, आगे के लिए और आसानी होगी, इसीलिए बेहतर है। मेहनत भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। हाँ, बेहतर है। मतलब आपने अभी से टारगेट कर रखा है ना। जी सर। चलो,
और कौन है? इब्ने आबिद साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी इब्ने आबिद साहब, ऑडिबल हैं आप? अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाम मैं वही जी बताएं। आवाज आ रही जी जी आ रही है, बताएं। है जी। मैंने भी लास्ट सेशन में एडवांस डिप्लोमा कंप्लीट किया है पीयू से, हम्म। और ग्रेजुएशन जो है वो मेरिट से की है, और इंशाल्लाह इस बार पीजी करना है डीयू से। क्या और इससे पहले मदारिस से आपकी कहीं से फरागत है? नहीं नहीं, मैं स्कूल बैकग्राउंड से। अच्छा, मतलब प्योरली आपका स्कूल का बैकग्राउंड है ना। जी, 10th एंड 12th सीबीएसई से किया है। मतलब अरबी आपने गवर्नमेंट। यूनिवर्सिटी आने से पहले नहीं पढ़ी थी कभी? नहीं, डीयू में ही पढ़ी है, वही सर्टिफिकेट डिप्लोमा देन एडवांस डिप्लोमा। बेहतर है। चले, तो तकरीबन सबका इंट्रोडक्शन हो गया है ना। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सैयद नासिर अस्करी, आप लोगों को शो भी हो रहा होगा। और मेरी फरागत नदवतुल उलमा से है। मैंने नदवा से 2014 में आलमियत की थी, 2016 में मैंने फजीलत किया था। और उसके बाद फिर एएमयू से मैंने ग्रेजुएशन किया। और उस 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। फिर वहाँ से मैं जेएनयू चला गया, जेएनयू से मैंने मास्टर किया। और अभी फ़िलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। 2022 में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। तभी से मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें, नेट जेआरएफ वालों को भी पढ़ाता हूँ। और यूजी पीजी की भी एंट्रेंस की तैयारी करवाता हूँ। बस यही मेरा थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। ठीक है, चले। अब हम हमारा जो ये असल में पैटर्न रहेगा पढ़ाने का, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपके सामने सिलेबस है, जो आपका पीजी का सिलेबस है वो ये है। ठीक है, सिलेबस फॉर अरबिक। इसमें क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे देखें। ऊपर में लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चंस। आप लोग म्यूट कर लें, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, चलें। तो यहाँ पे 75 क्वेश्चंस हैं, है ना। 75 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ये 75 क्वेश्चंस जो होंगे आपके, ये कैसे होंगे? आपके सब्जेक्ट से, यानी अरबिक है आपका तो अरबिक से ही होंगे। ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन अरबिक। ये हो गए 75 क्वेश्चंस के। लेकिन क्या एग्जाम में आपके पास 75 ही क्वेश्चंस आएंगे? तो ऐसा नहीं है, आपके सामने टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये 25 क्वेश्चंस आपके जनरल होंगे, है ना। उसमें कुछ जनरल नॉलेज के सवालात होंगे, कुछ उसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, ये होंगे। लेकिन सीयूईटी पीजी में जो जो लोग तैयारी करते हैं, मैक्सिमम लोगों का टारगेट जेएनयू होता है। ठीक है, एम आई राइट? बताएं। मैक्सिमम लोगों का टारगेट जेएनयू होता है ना। कुछ लोग डीयू को भी टारगेट करते हैं। इसके अलावा जो सीयूईटी के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं अरबिक में, ख़ास तौर से एक बीएचयू है ना। और एक आपकी कश्मीर की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं सीयूईटी के अंडर आती हैं। जामिया एएमयू ये सीयूईटी के अंडर नहीं आते हैं, ये अपना एंट्रेंस खुद ही लेते हैं। ठीक है। हमारा जो ये कोर्स है, बेस तो ये सीयूईटी पीजी पर है, सीयूईटी पीजी एंट्रेंस के लिए। लेकिन जामिया और एएमयू में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और जिस तरह का एंट्रेंस होता है वहाँ पे, उसके बारे में भी हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, 25 आपके जनरल होते हैं और 75 क्वेश्चन आपके अरबिक के होते हैं। अगर आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जेएनयू ओनली अरबिक के क्वेश्चन को ही काउंट करता है। ठीक है।
जेएनयू में जो आपके ये 25 क्वेश्चंस हैं जनरल के, इसको जेएनयू वाले काउंट नहीं करते हैं। तो अगर इन 25 क्वेश्चंस को आप बिल्कुल छोड़ भी देंगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जेएनयू के सिनारियो में, है ना। और जेएनयू में सीट्स कितनी होती हैं? मास्टर्स के लिए ओनली 10 सीट होती है, ठीक है। 10 सीट्स होती हैं मास्टर्स में एक्सटर्नल्स के लिए, बाकी उनके अपने इंटरनल बच्चे होते हैं जो वहाँ पर मास्टर में यूजी से पीजी में चले जाते हैं, है ना। वहाँ पे चूंकि यूजी और पीजी इंटीग्रेटेड है, जेएनयू का जो यूजी पीजी है वो इंटीग्रेटेड है। आपने एक बार यूजी में एडमिशन ले लिया तो डायरेक्ट आप पीजी तक पहुँच जाएंगे, पीजी के लिए आपको अलग से एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वहाँ के इंटरनल बच्चों के लिए। एक्सटर्नल सीट जेएनयू में 10 होती है ना। हम लोग भी जब गए थे तो उसी 10 सीट में गए थे। चलें, तो ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। अब देखें यहाँ पे हिस्ट्री, ये लिटरेचर का जो अरबिक सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहली चीज़ है हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर आपको पता है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अरबिक लिटरेचर की हिस्ट्री को आम तौर पे 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना। एक प्री इस्लामिक है, उसके बाद असरुल इस्लामी है, इस्लामिक पीरियड, उसके बाद उमय्यद पीरियड है जिसको अल असरुल उमवी कहते हैं, फिर अब्बासीड पीरियड है अल असरुल अब्बासी, और फिर है मॉडर्न पीरियड यानी अल असरुल हदीथ। ये बेसिकली 5 पीरियड में अरबी हिस्ट्री को, अरबिक लिटरेचर की हिस्ट्री को तकसीम किया जाता है। अब आपके सामने जो ये सिलेबस है, इन्होंने क्या किया है, कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं रखी है, एक इन जनरल बात कर दी है, ठीक है। अब ये जो 5 पीरियड इन्होंने लिख दिया, अब ये कितने 100 साल की हिस्ट्री है बताएं, कितने 100 साल की हिस्ट्री है ये 5 पीरियड जो है, बताएं। 14.5 साल के करीब। 1450 साल तकरीबन, है ना। क्योंकि यस सर। हाँ, क्योंकि प्री इस्लामिक पीरियड जो है वो इस्लाम के आने से 150 साल पहले से स्टार्ट हो जाता है ना। तो आप ये समझ लें तकरीबन 1550 साल की ये हिस्ट्री, या 1600 साल समझ लें, ठीक है। इस पूरी हिस्ट्री को आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मॉडर्न प्रोज एंड पोएट्री। अब ये जो मॉडर्न प्रोज एंड पोएट्री वाला पार्ट है, इसको आप कैसे कवर करेंगे, ठीक। देखें, कभी भी आप कहीं का भी एमए का एंट्रेंस दीजिए, पीजी का एंट्रेंस दीजिए, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, जिस भी यूनिवर्सिटी का आप दे रहे हैं, आप उसका यूजी का जो सिलेबस है यानी बीए का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। उस सिलेबस को डाउनलोड करके उसको पढ़ना ज़रूरी होता है ना। क्योंकि जो वहाँ पे बीए में पढ़ाया जाता है वही सारी चीज़ें वहाँ के एमए के एंट्रेंस में पूछी जाती हैं, है ना। अभी जो हमारा सीयूईटी का सिनारियो है, तो इसमें जो डीयू का बीए का सिलेबस है उसको हम अपने सामने ज़रूर रखेंगे। मैंने उस सिलेबस को डाउनलोड कर रखा है, वहाँ के बीए के सिलेबस को आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, उसको हम अपने सामने रखेंगे। उसमें जो प्रोज एंड पोइट्रीज हैं जो वहाँ पे बीए में पढ़ाई जाती हैं, उस पे हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी तौर पे ही लेकिन उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, बताएं। हम्म। तो यस सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि जेएनयू में बीए में बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं है, वहाँ पे लैंग्वेज ज़्यादा है, लिटरेचर कम है बीए में। तो वहाँ के सिलेबस को सामने रखना बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है, ठीक है। बीएचयू वालों को कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन वगैरह बनाने में उनका उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डीयू का सिलेबस हम अपने सामने रखेंगे क्योंकि वहाँ पे बीए में लिटरेचर है अच्छा खासा ठीक है। चलें, अभी मुश्किल है अलाउ करना, ठीक है ना, अभी मुश्किल है अलाउ करना, क्लास शुरू हो चुकी है। ये जो भी हम पढ़ाते हैं इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, उनसे कहिएगा वो देख लें। चलें, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, मॉडर्न प्रोज एंड पोएट्री के बारे में बात कर रहे थे। तो हम सिलेबस किसको सामने रखेंगे, डीयू के सिलेबस को, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में भी। उसके बाद क्या है, अरबिक स्टडीज़ इन इंडिया यानी अल अदबुल अरबी फिल हिंद। हिंदुस्तान के अंदर जो अदब अरबी है, बड़े जो उदबा हुए हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनकी किताबों को देखेंगे, उनकी इंपॉर्टेंट किताबें क्या हैं। उसके बाद है क्रिटिसिज्म यानी नक़्द। अब नक़्द जो है वो
असर जाहिली में भी था, असर इस्लामी में भी था, उमैया में भी था, असर अब्बासी में, असर हदीस में। हर दौर में नक़्द रहा है, लेकिन हर दौर में नक़्द की शक्लें अलग अलग थी, है ना। असर जाहिली की नक़्द की शक्ल अलग थी, इस्लामी की अलग थी, अब्बासी की अलग थी, उमवी की अलग थी। तो हम इसको भी थोड़ा सा, इसके इंट्रोडक्शन को भी डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह का नक़्द था, और ख़ास तौर से जो बड़े नक़ाद हुए हैं असर अब्बासी से लेकर के अब तक में, उनकी लाइफ को भी, उनकी किताबों को भी थोड़ा सा हमें देखना होगा। ठीक है। उसके बाद मेजर अरब एंड इंडियन राइटर्स, इसमें वो सारे राइटर्स आ गए असर जाहिली से लेकर अभी तक के। उसके बाद एडवांस अरबिक ग्रामर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि तकरीबन 5 से 8 क्वेश्चन इससे आते हैं अरबिक ग्रामर से, है ना। अरबिक ग्रामर में ख़ास तौर से जो मंसूबात हैं, ठीक है, जिसमें मफ़ाइल ख़म्सा की बहस है, उसमें तमीज़ है, इस्तिस्ना है, अदद मादूद वाली बहस है, इसी के आसपास में ज़्यादातर क्वेश्चन घूमते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका एक पार्ट है ट्रांसलेशन अरबिक इंग्लिश अरबिक। अब ये वाला जो पार्ट है, इसमें कुछ नहीं पता होता है कि कहाँ से पूछेंगे, क्या पूछेंगे, कोई नॉलेज नहीं हमें। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपको हम हर 2 या 3 दिन पे कम से कम 15 से 20, ठीक है, 15 से 20 इस्तिलाहात हम आपको देंगे अरबिक इंग्लिश में लिखे हुए। आपको क्या करना होगा, इन 15 से 20 इस्तिलाहात को 3 दिन, 3 दिन के अंदर अंदर याद करना होगा। ठीक है। ये एक तरह से आपका होमवर्क होगा, है ना। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, जैसे WHO है ना। अब उन्होंने क्या किया, WHO दे दिया और पूछ लिया कि इसको अरबी में क्या कहते हैं, है ना। इसी तरह और भी दूसरी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में अरबी उसकी पूछ लेते हैं, या अरबी में दे देते हैं, उसकी इंग्लिश पूछ लेते हैं। ठीक है। इसी तरह इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, है ना। फाइनेंस से रिलेटेड इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, तो उनके बारे में ये क्लासेस में, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो उन इस्तिलाहात को हम आपको PDF फॉर्मेट में या टाइप करके जैसे भी हो हम आपको देंगे, और आपको उनको याद करना होगा। ठीक है। करेंगे आप लोग, बताएं। और कोशिश कीजिएगा जितनी हम दें बिल्कुल उस इंशाल्लाह। 3 से 4 दिन में आप याद करिए। अगर 20 इस्तिलाहात हैं तो मैक्स टू मैक्स 4 दिन में आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ। तो उससे क्या होगा, हमें पता नहीं है कि एग्जाम में क्या देंगे वो, लेकिन जो आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं, है ना, इस्तिलाहात, वही हम आपको देंगे, उनको आप याद कर लीजिएगा। तो एग्जाम में कुछ ना कुछ उससे फायदा होगा आपको। ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है, और इसी तरह हम इसको पढ़ेंगे जो हमने आपको बताया, है ना। अब देखें, ये तो हो गई बात सिलेबस की। अब हमें पढ़ना कैसे होता है, ज्यादा क्वेश्चन किस में से आते हैं, किस पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, किससे कम होते हैं, इसको जहन में रखना जरूरी होता है। जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम क्या नहीं पढ़ें। ठीक है। पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा छोड़ना जरूरी होता है कि हम हमें किसकी जरूरत नहीं है। बहुत स्पेसिफिक होकर पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि आप इसमें याद करके आपको 10 लाइन या 20 लाइन लिखने की जरूरत हो। सामने क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसका आंसर आपको करना है। ठीक है। ये मैं जी। CUT की बात कर रहा हूँ। तो अब उसमें क्या करना होता है, जब हम किसी भी इंसान की लाइफ को पढ़ते हैं, कोई अदीब है, एज एग्जाम्पल इमरुल कैस है, तो इमरुल कैस की लाइफ में से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो 4 चीजें मेजर होती हैं जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं किसी की भी लाइफ में, चाहे आप असरे जाहिली से लेकर असरे हदीस के जितने भी राइटर्स हैं उनको उठा लें। 4 चीजें क्या है, ये जरूर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। विलादत, वफात, समझ गए। आप अपना एक चार्ट बनाइएगा, है ना, विलादत और वफात। विलादत वफात में क्या है, तारीख। ठीक है। तारीख विलादत, तारीख वफात, उसके बाद मकाम वफात, है ना, और मकाम विलादत। ये 4 चीज हो गई ना, तारीख विलादत, मकाम विलादत, तारीख वफात, मकाम वफात। और क्या आपको याद रखनी जरूरी है, अगर आप असर अब्बासी तक के उदबा को देख रहे हैं, असर जाहिली, असर इस्लामी, असर उमवी, असर अब्बासी, तो आपको
कुनियत, लक़ब, लक- मुकम्मल नाम। ठीक है, मुकम्मल नाम में उसका नाम, उसके वालिद का नाम, कम से कम इतना तो जरूर आता है। ठीक है, कुनियत, लक़ब, मुकम्मल नाम, है ना। और उस जमाने में कोई किताबें तो है नहीं, है ना, किताबों का उस दौर में जिक्र नहीं आता है। तो कुनियत, लक़ब, उसका मुकम्मल नाम, ये तीन चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। और इसी तरह एक उसका कबीला, है ना, ये कबीला उसका पता होना चाहिए। ठीक है, ये चार्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप असरे हदीस में हैं, है ना, तो उसमें क्या है, लक़ब है। ठीक है, उसके बाद मुकम्मल नाम है ना, ये चीज। उसके बाद उन्होंने कहाँ तालीम हासिल की, कहाँ तालीम हासिल की। ठीक है, और क्या चीज है, ज्यादा मशहूर किस मैदान में है है ना, किस मैदान में ज्यादा मशहूर है। वो मसरहिया लिखते थे, वो रिवाया लिखते थे, वो किस्सा कसीरा लिखते, किस चीज में वो ज्यादा मशहूर थे। ठीक है, और कहाँ के रहने वाले हैं। इतनी चीजें, लक़ब, मुकम्मल नाम, कहाँ तालीम हासिल की, ज्यादा मशहूर किस मैदान में, ये असर हदीस का हो गया। कुनियत, लक़ब, मुकम्मल नाम, कबीला, ये किसका हो गया, असर अब्बासी तक के खुतबा और शुआरा का, है ना। तारीख़ विलादत, मकाम विलादत, तारीख़ वफ़ात, मकाम वफ़ात, ये सब का पता होना चाहिए, हर एक का। ठीक है। हाँ, तो मैं आप लोगों को जो नोट्स दूंगा, जो हम क्लास में पढ़ेंगे, और वो नोट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपको क्या करना है, अपनी एक कॉपी आपको रखनी है साथ में, क्लास करते हुए भी रखनी, हो सकता है मैं कोई ऐसी चीज बताऊं क्लास में जो नोट्स में ना लिखी हो, तो आप उसको इम्पोर्टेंट समझ करके नोट में अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो उसको आप अपनी किताब में भी कॉपी में रखिएगा, और अपनी कॉपी में एक चार्ट बना लीजिएगा, है ना। चार्ट बनाते हैं आप लोग, पहले ये सब किया आप लोगों ने, चार्ट बनाया है, बताएं। जी जी, चार्ट बना है। है ना। यस तो यस सर। हाँ, तो वो चार्ट आप बनाइएगा। ठीक है, ऊपर में आप उसका जो भी उन्वान देना चाहें ऊपर में लिख लीजिएगा। और इसमें बनाने में एक बात का ख्याल रखिएगा, बात का ख्याल किसका रखना है, कि जैसे हम असरे जाहिली के उदबा का अगर चार्ट बना रहे हैं, तो उन सब का एक सीक्वेंस में बनाइए। ठीक है, जैसे पहले कौन पैदा हुआ, तो इमरुल कैस पैदा हुआ पहले, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, तो सीक्वेंस में यस बनाइए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, है ना। जैसे आपको चार उदबा के नाम दे देंगे, और पूछा जाएगा कि बताइए, मतलब इनको आप तरतीब से लिखिए, या इनकी तरतीब बताइए कि किसकी विलादत पहले हुई, किसकी उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। तो जब आपके पास जो आपका अपना नोट है उसमें ये तरतीब पहले से बनी रहेगी, तो आपके जहन में ये तस्वीर छपी रहेगी, है ना, कि मैंने ऐसे लिखा था, इस सीक्वेंस में लिखा था। तो वो सीक्वेंस आपके जहन में छपा रहेगा, तो वो फौरन आप आंसर कर देंगे उसका। ठीक है, वो डेट पूछते ही नहीं है, वो क्या बोलते हैं, सिर्फ सीक्वेंस बताइए, है ना। तो चूंकि आप सीक्वेंस बना के पहले से रखे हुए हैं, आपका चार्ट वैसे ही सीक्वेंस वाइज बना हुआ है, तो आपके जहन में फौरन वो छप जाएगा। सीक्वेंस बनाने में किस बात का ख्याल रखना है, कि हर दौर का अलग अलग करना है ना। ऐसा नहीं होता है कि असर जाहिली और असर इस्लामी दोनों के उदबा का एक ही में दे दिया जाए, ऐसा नहीं करते हैं। बल्कि असर जाहिली के उदबा का सीक्वेंस पूछते हैं, या असर इस्लामी के, या असर हदीस के। अच्छा, असर हदीस में बहुत सारे लोग हैं, तो असर हदीस में सीक्वेंस बनाने में क्या करना है, कि यहाँ पर आपको 100 ईयर का एक सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, यानी जो ग्रुप बांटना है असर हदीस के उदबा का, वो चाहे आप 50 ईयर्स के ग्रुप में बांट लें, चाहे 100 ईयर्स के ग्रुप में। समझ रहे हैं। तो इस तरह से करके आपको चार्ट बनाना है ना। वो हम जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आप बनाते रहिएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको अभी कह रहा हूँ बनाने के लिए, मैं बता रहा हूँ कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा। ठीक है। यस सर। हाँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में। सब्जेक्टिव का अलग तरीका होता है तैयारी करने का, ऑब्जेक्टिव का अलग होता है।
तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है, तो हम हमारे लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें अगर हमें याद रहेंगी तो बहुत सारे सवालात हमारे खुद हल हो जाएंगे। ठीक है। हाँ। उसके बाद क्या चीज़ है? एक और चीज़ है बलागा, जो कि इसमें इन्होंने नहीं लिखा है, सिलेबस में इन्होंने अपने रेटरिक को नहीं लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से हम बलागा को भी पढ़ेंगे। आप लोगों ने ग्रेजुएशन में हो सकता है पढ़ा हो बलागा को, पढ़ा है आप लोगों ने? बताएं। नो सर। नहीं पढ़ा है? चलें, तो हम उसको पढ़ेंगे, है ना। अल बलागतुल वादिहा किताब है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें हमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, हमें बस तारीफ याद रखनी है। ठीक है। कि क्या किस यस चीज़ की तारीफ है, वो मैं आप लोगों को एक पेपर में बना के दे दूंगा, उसको बस याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, एक चीज़ और, बलागा थोड़ा सा और इल्म अरूज का नहीं पूछते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा ग्रामर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और हिस्ट्री के। ये तीनों चीज़ें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, जो हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी मंडे से। तो हम सीक्वेंस वाइज इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो बलागा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बलागा के यस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन ही होते हैं। बहुत ज़्यादा होगा 3, बहुत ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 4, उससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो हम उसको कोशिश करेंगे कि जल्दी से उसको ख़त्म करें। उसमें जो तारीफें हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हम क्लास में आपको सुना दें और बाद में आप उसको छोड़ दें, क्योंकि एक तो आपके पास वक्त नहीं है ना, मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम होना है, तो जी उससे जी। पहले पहले आपको तैयार करना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको याद करना है टाइम दे करके। क्लास के अलावा मैं आपसे कम से कम 2 घंटे और चाहूँगा। ठीक है। क्लास के अलावा, जो क्लास 1 घंटे होती है उसके अलावा, है ना, आप 2 घंटे और दे जी दीजिएगा, है ना। आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। और अगर नहीं देंगे तो नहीं होगी तैयारी। ठीक है। एक और चीज़, 2 दिन हफ्ते में क्लास नहीं होगी, है ना, सैटरडे और संडे क्लास नहीं होगी आपकी। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 काम करने हैं। एक तो जो हमने पूरे वीक में पढ़ा होगा आप उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी आपको नई चीज़ें पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी उसका रिवीजन करना है, ताकि वो आपको याद रहे। रिवीजन में 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। देखें, 2 चीज़ें होती, एक होता है रिवीजन, ठीक है, रिवीजन, है ना। एक होता है जिसे हम कहते रिवाइज हैं रिकॉलिंग। क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड रिकॉलिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉलिंग, रिकॉर्ड है ना। रिवीजन ये 10% है, ठीक है, रिकॉलिंग 90%। क्या मतलब हुआ इसका? देखें, जब हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक पेज है, इस पे बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं, मान 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैंने इसको पढ़ लिया, 2 बार 3 बार पढ़ लिया, ये हुआ मेरा रिवीजन। क्या हुआ ये? रिवीजन। रिकॉलिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, इस पेज को मैंने बंद कर दिया। अब मैं अपने दिमाग में उसको दोहरा रहा हूँ कि इस पेज में मैंने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है। इसको कहते हैं रिकॉलिंग। अगर आप रिकॉलिंग नहीं कर सकते हैं, रिकॉल नहीं कर सकते हैं अपनी चीजों को, तो आपको रिवीजन से कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। यस सर। जी हाँ। तो रिकॉलिंग 90% आपकी प्रिपरेशन रिकॉलिंग के जरिया होगी। रिकॉलिंग आपको 3 पॉइंट पे करने हैं। पहला पॉइंट, जब क्लास एंड हो आप 10 मिनट बैठिए। ठीक है, जहाँ पे आप बैठते हैं, जहाँ पे क्लास करते हैं, और आज की क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया उसको अपने माइंड में रिकॉल कीजिए। ठीक है, कि आज की क्लास से आपने क्या सीखा। ऐसा ना हो कि क्लास एंड हो, मोबाइल आप ऑफ करें और वहीं पे यूट्यूब खोल करके कोई वीडियो देखना शुरू कर दें। ठीक है, या इंस्टा पे चले जाएं, एफबी पे चले जाएं, है ना। ये नहीं करना है। जब क्लास एंड हो तो वहीं पे बैठ करके आपको रिकॉल करना है आज की क्लास में आपने क्या नया पढ़ा है, क्या नया सीखा है। ठीक है। और यस सर। उसके बाद उन चीज़ों को अपनी कॉपी पे पॉइंट्स की तरह नोट बना लीजिए। मुश्किल से आपका 10 से 15 मिनट जाएगा, क्लास के बाद आपका उस दिन का पूरी तैयारी हो जाएगी उस दिन की। ठीक है। इस तरह से अगर आप डेली करेंगे
तो जब आपका वीक कंप्लीट होगा उसके बाद सैटरडे या संडे किसी भी दिन आप आधे घंटे बैठिए या 1 घंटे, और जितना आपने 5 दिन में जो भी चीज़ें पढ़ी थी, जो अपनी कॉपी में नोट्स बनाए थे, उनको आप पहले रिवाइज कीजिए, फिर रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, अपने माइंड में सोच लीजिए। रिकॉलिंग का मतलब है माइंड में चीज़ों को दोहरा लीजिए, है ना, कि हमने ये पढ़ा ऐसे पढ़ा। तो इससे फायदा क्या होगा आपको, कि आपकी ऐसे आपके जहन में चीजें बैठ जाएंगी। हो सकता है आपको कभी लगे कि आपके जहन से वो चीज निकल गई है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपको वो चीज जो रिकॉल आपने पहले रिकॉलिंग वाला प्रैक्टिस कर रखी थी वो फौरन आपको रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, फौरन आपके जहन में आ जाएगी। ये प्रैक्टिकली होता है, मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मैं सबसे ये चीज शेयर करता हूँ। ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये किससे रिलेटेड है बताएं? आपकी प्रिपरेशन से, सीयूटी पीजी के एंट्रेंस से रिलेटेड। ठीक है। अब एक और चीज है, जामिया और एएमयू। जामिया एएमयू के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जामिया में भी होते हैं, एएमयू में भी होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अब ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है जामिया या एएमयू का, जामिया का अलग तरह से होता है, एएमयू का सब्जेक्टिव पार्ट अलग होता है। जामिया का जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसमें 5 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होगा जो आपको दे दिया जाएगा, 10 लाइन होंगी लिखी हुई, और उसमें आपको कहा जाएगा कि इनमें से 10 गलतियां ढूंढ कर निकालिए। ठीक है, 10 गलतियां ढूंढ कर निकालिए और उसका दुरुस्त क्या होगा वो लिखिए। समझ गए? तो क्या होता है, वो ग्रामेटिकली मिस्टेक होती हैं। ठीक है, अगर आपकी ग्रामर ठीक है, आपने ग्रामर पढ़ रखी है, तो आप क्या करेंगे, वो गलतियां ढूंढ लेंगे और उसको लिख देंगे वहां पे। ठीक, और उसका सही क्या होगा वो आगे लिख देना है। बहुत मुश्किल नहीं होता है, सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपकी ग्रामर है ठीक ठाक तो आप कर लेते हैं उसको। एक क्वेश्चन ये होता है सब्जेक्टिव पार्ट का, मैं बता रहा हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव पार्ट में, वो होता है कि वो कोई भी टॉपिक आपको दे देते हैं, जैसे उन्होंने दे दिया अल इल्म व अहमियतुहु। ठीक है, अब वो कहेंगे इस पे आप 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में इसको लिखिए। ठीक है, अल इल्म व अहमियतुहु, ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये मान लें 20 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ग्रामेटिकली मिस्टेक वाला, वो 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन होगा जिसमें वो आपको ट्रांसलेशन करने के लिए देते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन वाला होता है अरबिक टू इंग्लिश, इंग्लिश टू अरबिक, वो भी 10 नंबर का होता है। समझ गए? एक मतलब यस अरबिक टू इंग्लिश 10 नंबर का होगा, फिर इंग्लिश टू अरबिक 10 नंबर का, इस तरह से, है ना, इस तरह से होता है। फिर एक क्वेश्चन उनका होगा जिसमें वो 2 पेज या 1.5 पेज का उनका कोई मजमून होगा, उसको वो कहेंगे कि आप इसको समराइज कीजिए, मतलब इसका खुलासा दें। खुलास ठीक है, तो इस तरह से जामिया के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। बाकी बाकी क्वेश्चन वहां पे भी ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। ठीक है, तो ये होगा वहां का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पैटर्न है जामिया का। एमयू का जो पैटर्न है वो अलग है। एमयू में क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या कोई कुछ कह रहे हैं? सर ऑब्जेक्टिव ये तो और इसके सेम होते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव सबका सेम होता है, ऑब्जेक्टिव में कुछ अलग नहीं है। ठीक है, यस सब्जेक्टिव का सिर्फ मैं बता रहा हूँ अलग जो होता है। उसके बाद एमयू का जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें क्या होता है कि वहां पे एक किताब पढ़ाई जाती है ग्रेजुएशन में, उसका नाम है नुखबतुल अदब। ठीक है, ये किताब पढ़ाई जाती है वहां के ग्रेजुएशन में, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में यही किताब पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब इस किताब के अंदर बहुत सारे उदबा हैं, बहुत सारे उदबा और शुआरा हैं, है ना, जिनके नस्र है उदबा की और शुआरा की नज्म उसमें है, कसायद हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव यस पार्ट में एमयू के अंदर क्या होता है कि किसी अदीब की जिंदगी पर 5 लाइन, ज्यादा नहीं, 50 वर्ड में, 50 से 100 वर्ड में किसी भी अदीब की जिंदगी के बारे में पूछ ले, जो उस किताब के अंदर मौजूद है, उस किताब से बाहर नहीं। नुखबतुल अदब जो किताब है, इसके बैक में
जबकि किताब एंड हो जाती है, उसकी फहरिस्त ख़त्म हो जाती है, तो इस किताब के अंदर जो अहम किताबों के नाम आए हैं, कुछ अहम लोगों के नाम आए हैं, कुछ उदबा शुअरा के नाम आए हैं, उनकी ज़िंदगी लिखी है। ठीक है, उसी उसी से उठा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए, वहाँ के एमए के एंट्रेंस में वही सारी चीज़ें उठा करके क्वेश्चन में दे दी जाती हैं कि इसकी ज़िंदगी के बारे में लिखिए, या कलीला दिमना के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। ठीक है, कलीला दिमना किताब है ना। इसी तरह किसी जो किताब उसमें दी हुई है, उसी में से किसी किताब के बारे में उठा के पूछ लेते हैं, और वो सारी चीज़ें इसी नुखबतुल अदब के लास्ट में लिखी हुई हैं। समझ गए। हाँ, यस तो यही सब्जेक्टिव पार्ट है वहाँ का। और बाकी जो मशहूर चीज़ें हैं, जैसे नकायद क्या होते हैं, है ना, नकायज क्या होते हैं, है ना, इसमें कौन लोग मशहूर हैं नकायज में, या इसी तरह अगर उंदुलुस की शायरी की बात हो रही है तो मुवश्शिह क्या होता है, जजल क्या होता है। ठीक, इसी तरह की चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती हैं, और ज़्यादा लंबा नहीं, 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, 6 क्वेश्चन होंगे, है ना। तो 6 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, टोटल कितना नंबर हो गया बताएं। 6 5 30। 30। 30। तो 30 नंबर का सब्जेक्टिव पार्ट होता है एएमयू में, 30 नंबर का, और जामिया में सब्जेक्टिव पार्ट 40 या 50 नंबर का होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट, और यहाँ पे 30 नंबर का सब्जेक्टिव पार्ट होता है। बाकी 70 नंबर एमयू में, 70 नंबर किसके होते हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस यही पैटर्न है, थोड़ा सा अलग इन लोगों का, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो यस जामिया जी। के सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, खासकर ग्रामर जब हम पढ़ेंगे, तो उसको बहुत ध्यान दीजिएगा उसमें थोड़ा सा, तो आपको वहाँ के सब्जेक्टिव पार्ट में बहुत आसानी होगी। इसी तरह ट्रांसलेशन का जो इसमें क्वेश्चन आता है जामिया में सब्जेक्टिव में, तो ट्रांसलेशन हम अपनी क्लास में इस बैच में आपको नहीं पढ़ाते हैं। हम क्या करेंगे, आपको जो हमारा ट्रांसलेशन का बैच है, ठीक है, जो हमारा ट्रांसलेशन का कोर्स चलता है अलग से, उसमें से कुछ वीडियोस हम आपको देंगे, उससे आप ट्रांसलेशन, उन वीडियोस को सुनिएगा और उसको मतलब खुद से उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, यस और सर। जामिया जामिया के लिए बेस्ट क्या होता है, एक किताब है, वहीं के प्रोफेसर हैं डॉक्टर हबीबुल्लाह खान साहब, है ना, आप लोग उनका नाम जानते भी होंगे कुछ लोग। उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम क्या है बताएं, क्या नाम दुरुस्तुल है। लुगा अल अरबिया। नहीं, लुगा अल अरबिया नहीं है भाई, क्या नाम है, उनके तर्जुमे वाली हुई है ना, दुरुस्तुल लुगा अल अरबिया। लुगा अल अरबिया या सहीफा सॉरी, सहीफा। है ना, दुरुस्त सहीफा, सहीफा, जी जी। सहीफा अल अरबिया, है ना। तो यस जी जी। हाँ, दुरुस्तुल लुगा अल अरबिया तो वहाँ की है, सऊदी की है, दुरुस्तुल लुगा अल अरबिया फा लिगैर। अब्दुर्रहमान की। हाँ, तो ये दुरुस्तुल सहीफा अल अरबिया जो है हबीबुर रहमान साहब की, हबीबुर रहमान या हबीबुल्लाह, उनका क्या नाम है, हबीबुल्लाह साहब नाम है शायद। हबीबुल्लाह। हाँ हाँ, हबीबुल्लाह खान साहब। हबीबुल्लाह खान साहब, है ना। तो उनकी ये किताब है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी किताब से वहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये किताब कहीं मिल जाए, ना मिले, मेरे पास शायद इस किताब की पीडीएफ है। ठीक है, मैं देखूंगा, अगर मेरे पास इसकी पीडीएफ होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा हाँ इस किताब। मिलती है। जो है ना, आजमी अपार्टमेंट ब्लॉक पब्लिकेशन मिलती हाँ, वो तो दिल्ली में जो लोग हैं उनके लिए आसानी है, या है मऊ जी। के जो लोग हैं, हाँ, जो कश्मीर वगैरह के, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनको शायद वहाँ पे ना मिले। यस ठीक सर, है, यहाँ नहीं होती है। हाँ, तो मैं इसकी पीडीएफ मेरे पास होगी, मैं पीडीएफ इसकी दे दूंगा। अगर नहीं होगी तो मैं ऑनलाइन, मिलती है ये किताब, ऑनलाइन की लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, बहुत यस। अच्छी किताब है ये, मुख्तसर में, और बेसिक ट्रांसलेशन के लिए बहुत अच्छी किताब है ये। तो आप लोग इसको हो सके तो ले लीजिएगा, और पीडीएफ होगी तो मैं पीडीएफ दूंगा, तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 15 मिनट डेली देना है। देखें, एग्ज़ाम की तैयारी जो हम करते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो होती है मुस्तकिल मिजाजी। ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताएं। डेली रूटीन। नहीं डेली। नहीं, डेली रूटीन नहीं कहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी मतलब किसी काम को लगातार करते रहना, उसको क्या कहेंगे।
डेली प्रैक्टिस करें। ठीक है, चले देखें, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, ठीक है ना। आपको क्या करना है, किसी भी एग्जाम की तैयारी में मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपको काम करते रहना। अब क्या है, होता क्या है आमतौर पे, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जो मैंने देखा है, जो हमारे स्टूडेंट्स के अंदर कमी होती है, वो क्या होती है, आपने 2 दिन पढ़ा, या बहुत को 1 हफ्ता पूरे जोश के साथ आपने पढ़ा, ठीक है, क्या अरे बस कर ही लेना है अब तो। 1 हफ्ते के बाद धीरे 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 उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हो गया, अभी चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो जाएगी फरवरी में, है ना। उसके बाद फिर किसी तरह कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, फिर आपका जो सारा प्रोसेस चल रहा था, तब आप धीरे 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 टालना आपने शुरू कर दिया, अरे कल देख लेंगे, कल कर लेंगे, डेली तो पढ़ ही रहे हैं, 2 दिन छोड़ ही देंगे तो क्या हो जाएगा। उससे होता क्या है, उससे बेबरकती शुरू होती है। आप जो 2 दिन छोड़ेंगे ना, आपकी आदत 2 दिन के लिए छूटेगी, वो आगे 10 दिन तक आप उस काम में पड़े रहेंगे, समझ गए। तो वो 2 दिन यस। नहीं छूटेगा, वो आगे 10 दिन तक जाएगा खींच करके, है ना। वो टलता रहेगा, फिर आपको लगेगा अरे अभी तो बड़ा टाइम है यार एग्जाम में, देख लेंगे हो जाएगा। फिर एग्जाम का टाइम आएगा, जब एग्जाम में 1 हफ्ता बचेगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर आप परेशान होंगे कि यार कुछ तो पढ़ा ही नहीं, अब क्या ही पढ़ लेंगे 1 हफ्ते में, चलो हटाओ छोड़ो, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है ना। इसमें नहीं फंसना है आपको। कम टाइम दीजिए लेकिन डेली दीजिए, ठीक है। अगर आप डेली 3 घंटा नहीं दे रहे हैं, आप 2 ही घंटा दीजिए, लेकिन डेली दीजिए, समझ रहे हैं, है ना। अगर आप टालना शुरू कर देंगे तो फिर टल जाएगा, ठीक है, हर चीज टलती है, ये पढ़ाई भी आपकी टल जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात, बताएं। जी यस सर। बिल्कुल सही बता जी रहे हाँ, हैं। जी। तो इसको आप रेगुलर प्रोसेस, मतलब रेगुलरिटी के साथ आप इस काम को करते रहिए, है ना। करते रहेंगे तो हो जाएगा, नहीं छोड़ देंगे बीच में तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। और हम आपको क्या ही दे सकते हैं, है ना। हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं। जी उसके जी। अलावा टाइम आपको खुद देना होगा, चीजें खुद आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। हम आपको रटवा नहीं सकते हैं क्लास में, हम आपको बता देंगे ये चीज आपके काम की है, इसको आप याद कीजिए, इसको पढ़िए, ठीक है। नहीं समझ में आएगी तो हम समझा देंगे, इससे ज्यादा हम क्लास में आपको और नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता, हम क्या, कोई भी नहीं दे सकता कुछ। मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है। हाँ, अगर मेरी तरफ से कोई कमी होगी कि हम आपको गाइडेंस सही ना दे पाए या नहीं समझा पाए कोई चीज, तो उसके लिए आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं बाद में, है ना, ठीक है। तो आज की ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी, मुझे जो बातें आपसे कहनी थी, जिस तरह से आपको आगे प्रोसेस करना है, जिस तरह से तैयारी करनी है, उसके बारे में मुझे कुछ बातें बतानी होती हैं इंट्रोडक्टरी क्लास में, जो मैंने आपसे शेयर की, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इस पे अमल करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों के जहन में अगर कोई सवाल हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, बताएं। हजरत ये 8 to 9 रहेगी ना क्लास, या 7:30 हाँ, रहेगी? ये 8 to 9 क्लास होगी। हाँ फिर ठीक है, ईशा के बाद, क्योंकि 7:30 पौने 8 ईशा होगी। हाँ, अभी वही टाइम चल ही रहा है। जी। तो ये 8 to 9 क्लास होगी हमारी, और ये चलेगी आपके, जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक ये रहेगी क्लास, ठीक है जी बेहतर। जी। सर, मानू के बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, मानू के बारे में हम इसलिए नहीं बताते हैं ना कि मानू में कोई भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है। वहाँ कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है वहाँ एडमिशन लेना। अगर आप ये सब तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि मानो कोई ख़राब जगह है या ये है, बहुत अच्छी, वहाँ भी अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे प्रोफेसर्स हैं वहाँ पर भी, मानो के अंदर भी, लेकिन वहाँ के लिए कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है मेरा साहब। जी। जी सर, ओके। और एक और बात, मतलब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, हालांकि देखें, आप लोग मास्टर कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, है ना। तो एमए करने का मकसद क्या है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ थोड़ा सा।